जंग चाहते नहीं है। अगर जंग हुआ तो जीत हमारी ही होगी। आप लोग क्या सुना? जंग चाहते नहीं है, पर जंग हुई तो सिर्फ हमारी जीत होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप पढ़ाई सच्चे मन से करेंगे तो जंग हमेशा आपकी होगी, आपकी भी होगी, और उस जंग में जीत आपका होगा। इसीलिए ध्यान रखिए, जंग चाहते नहीं है, अगर हुआ तो फिर जीत आपकी होगी। यानी आज क्लास बायोलॉजी के लिए क्या है? आपके लिए। अगर आपका विषय है 2027 में क्लास 11th में अगर आप हैं तो आपके लिए बायोलॉजी लाया हूं चैप्टर 1। याद रखिएगा, चैप्टर 1 लाया हूं। चैप्टर 1 में द लिविंग वर्ल्ड है। आज डिस्क्राइब करेंगे अबाउट लिविंग वर्ल्ड और जानेंगे कि लिविंग वर्ल्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम के लिए भी और हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, डोंट किल द टाइम। इफ यू किल द टाइम तो टाइम किल द यू। इसीलिए ध्यान रखना है, डोंट किल द टाइम। इफ यू किल द टाइम तो टाइम किल द यू। इसीलिए टाइम को सेव करना बहुत जरूरी है, और वो टाइम में अपने सिलेबस के साथ कनेक्ट रहना और बहुत जरूरी है। तो आज अगर आप क्लास 11th में आपकी एडमिशन होने वाला है या हो चुका है तो आपके लिए ये क्लास वेरी ब्यूटीफुल होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं भी हुआ है तो टेंशन नहीं लेना है। क्लास 11th का स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी, और जानते हैं कि आपके लिए कौन कौन सा क्वेश्चन लाया हूं। ये क्वेश्चन बेसिक रहेगा और चैप्टर 1 रहेगा द लिविंग वर्ल्ड, उससे बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं। जैसे जैसे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आते जाएगा, आप लोग कमेंट करते जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन धीरे धीरे क्वेश्चन को जो क्या शॉर्ट रहेगा, बेसिक रहेगा, उसको थोड़ा हार्ड में कन्वर्ट करते चले जाएंगे, तो बहुत मजा आएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट भी रहेगा कि कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा आज का क्लास। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आता है? व्हाट इज मींट, मतलब मीनिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी ऑर्गेनिज्म समझ रहे हैं ना? लिविंग ऑर्गेनिज्म आर दोज विच शो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड कॉन्सियसनेस। आप देखिए, कॉन्सियसनेस और रिस्पॉन्स और मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ, यहां पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी अगर आपसे कोई पूछे लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंट है, एक सिंपल सा डिफरेंट बताइए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ध्यान रखना है। नॉन लिविंग किसे कहेंगे और लिविंग किसे कहेंगे, एक शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए, जिस जीव में मेटाबॉलिज्म का काम होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, क्रिया होगा, समझ जाइए, काम या फंक्शन, मेटाबॉलिज्म का क्रिया होगा, फिर उसमें क्या होगा? कॉन्सियसनेस रहेगा। क्या रहेगा? कॉन्सियसनेस रहेगा। फिर क्या रहेगा? रिस्पॉन्स रहेगा। और फिर क्या रहेगा? ग्रोथ रहेगा। ये हो गया आपका एक तरह से बुक का डिफिनीशन। मैं चाहूंगा तो इसमें ऐड भी कर सकता हूं। अब इसमें हो गया रिस्पायरेशन, हो गया, इसमें जोड़ सकते हैं डाइजेशन, हो गया, इसमें अब और चाहेंगे तो और जोड़ सकते हैं एक्सक्रेशन। अगर ये सब क्रिया अगर हो रहा है किसी भी जीव में तो इज कॉल्ड लिविंग, और अगर ये सब क्रिया नहीं हो रहा है तो फिर इज कॉल्ड नॉन लिविंग। तो जब भी अगर इस तरह की अगर क्रिया किसी जीवों के शरीर में, बॉडी में हो रहा है तो इज कॉल्ड लिविंग, और जिस जीवों में
जिस जीवों के शरीर में इस टाइप के जो मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस और रिस्पांस, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब नहीं हो रहा है, या एडेप्शन, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन याद रखिएगा, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन याद रखिएगा। अगर जिसमें एडेप्टेशन अगर ये हो रहा है तो वो सब हो जाएगा लिविंग, और जिसमें ये सब नहीं होगा वो हो जाएगा नॉन लिविंग। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, एडेप्टेशन अगर हो जाएगा जिसमें, वो भी एक लिविंग है। तो लिविंग के मीनिंग आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा हुआ है, सजीव जीव वे होते हैं जिनमें वृद्धि, चयापचय, उद्दीपन मतलब उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया और चेतना होती है उसी को। देखिए एस्टिमुलेट बोले या एस्टिमुलेट, तो इस एस्टिम्यूल जो है ना, एस्टिमुलाई की मतलब होता है उत्तेजना, याद रखिए उत्तेजना, एस्टिमुलाई मतलब उत्तेजना होता है। तो आई होप कि आप सभी को एकदम आसान वर्ड के साथ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मीनिंग बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। तो ऑर्गेनिज्म के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए सिंपल से, जिस जीवों के शरीर में एडेप्शन, मेटाबॉलिज्म और रिस्पिरेशन, ग्रोथ, रिस्पॉन्स, स्टिमुलाई, ये सब क्रिया होता है, एक्सक्रेशन ये सब होता है, तो ऑटोमेटिक वो लिविंग होंगे, लिविंग हो जाएंगे। और जिस जीव में ये सब ऑब्सेंट रहेंगे, नॉन लिविंग हो जाएंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और आपको ये समझ में आ गया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है कि जो भी जीव रहेगा, जो जीवित रहेगा जीव, उसमें ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स, स्टिमुलाई और कॉन्शियसनेस रहेगा, ऑटोमेटिक होगी। तो पहले हमने क्या पढ़े थे कि जिस जीवों के शरीर में ये सांस लेता है, ये सब मतलब छोटा मोटा डिफिनीशन, लेकिन वो डिफिनीशन को एकदम ऐसे, जब 11th क्लास में जाएंगे तो ये सब डिफिनीशन निर्जीव और जीवों के लिए होते हैं कि जीव किसे कहते हैं, यानी सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं, सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं, उसके लिए ये डिफिनीशन होते हैं। पहले थे जो सांस लेते हैं वो सजीव, जो सांस नहीं लेते हैं वो निर्जीव, वो ओल्ड डिफिनीशन है। लेकिन क्लास 11th में आएंगे तो आपके लिए ये डिफिनीशन परफेक्ट है। लिविंग किसे कहते हैं, नॉन लिविंग किसे कहते हैं, जिसमें ये सब क्रिया होता है वो लिविंग है, जिसमें नहीं होता है उसे नॉन लिविंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी मींस जैव विविधता। जानते हैं बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of living organisms found on earth। अब देखना यहां पे है कि बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of living organisms found on earth, मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को जैव विविधता कहते हैं। यानी बायोडाइवर्सिटी उसे कहते हैं जिसमें, यानी पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एकदम शॉर्ट और सटीक आंसर है, मतलब पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों को ही बायोडाइवर्सिटी कहा गया। तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया हो, क्योंकि पृथ्वी पर अनेकों टाइप के जीव है, जैसे बैक्टीरिया, प्लांट, और फिर आप ले सकते हैं एनिमल। ये सब क्या जीवों की कैटेगरी है, क्योंकि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जहां पे भी कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल आज 30 क्वेश्चन पे बात करेंगे, इसलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए व्हाट इज टैक्सोनोमी। टैक्सोनोमी यानी टैक्सोनोमी के बारे में जानते हैं। देखिए टैक्सोनोमी, आप समझते हैं टैक्सोनोमी, याद रखिएगा जब भी बोलेगा टैक्सोनोमी के फादर कौन है तो याद रखिएगा टैक्सोनोमी के फादर कौन है, कैरोलस लिनियस। याद रखिएगा कैरोलस लिनियस, ये कैरोलस लिनियस टैक्सोनोमी के फादर है, कैरोलस लिनियस।
तो टैक्सोनॉमी केरोलस लिनियस ने दी है। केरोलस लिनियस का टैक्सोनॉमी देने का मतलब यह था नामकरण हो सके, जीवों का नामकरण वहीं से स्टार्ट होता है। अब बढ़ते आगे, टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब ऑर्गेनिज्म यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म उसका नामकरण अगर करता है, एक पहचान दे पाता है, तो टैक्सोनॉमी से ही पहचान मिल पाता है। साइंस में नहीं होता है। जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। टैक्सोनॉमी कहलाता है। यानी टैक्सोनॉमी उसे कहते हैं जब क्या होता है, जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण का विज्ञान। मतलब जीवों के नामकरण होता है, पहचान बनता है, उसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। और ये विज्ञान के अंतर्गत होता है, इसलिए हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब जीवों की पहचान होगा, नामकरण होगा और वर्गीकरण, जब उसकी वर्गीकरण मतलब क्लास में डिवाइड कर दिया जाएगा, और ये तो उसी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी केरोलस लिनियस के द्वारा, ये केरोलस लिनियस 1800 में आए थे, यानी 1836 या कुछ होगा समथिंग, तो 1800 में आए थे, तो वहां पे ये एक्सप्लेन किए थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर में, उसको देखते हैं। टैक्सोनॉमी एकदम इजी है, नामकरण, एक पहचान जीवों को देना, उसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? आप लोग को समझ में आ गया हो, केरोलस लिनियस। केरोलस लिनियस याद रखिएगा, केरोलस लिनियस जो है ये टैक्सोनॉमी के फादर है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सिस्टमैटिक? व्हाट इज सिस्टमैटिक्स? तो देखते हैं। सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। मतलब जीवों की विविधता और उनके विकासात्मक संबंधों का अध्ययन, मतलब स्टडी, सिस्टमैटिक्स कहलाता है। मतलब सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी और ऑर्गेनिज्म एंड देयर मतलब इवोल्यूशनरी मतलब विकास होना, और रिलेशनशिप मतलब उसका संबंध, मतलब जीवों की विविधता और उनके विकास, मतलब जीवों में जो विविधता है और उसका जो विकास है, डाइवर्सिटी और इवोल्यूशनरी, इसको आप बोल सकते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशनरी अगर बोलने नहीं आएगा तो इवोल्यूशन बोल सकते हैं। इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी, इवोल्यूशन के जो क्रम होता है उसी को सिस्टमैटिक कहते हैं। तो जब अगर जीवों की डाइवर्सिटी और इवोल्यूशन होगा, इस संबंध को ही क्या कहा गया है, सिस्टमैटिक कहा गया है। मतलब जीवों को एक इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग से इवोल्यूशन होता है, उसी के रिलेशन को सिस्टमैटिक कहा गया, क्योंकि हर जीव एक सिस्टमैटिक के अकॉर्डिंग से कार्य और अपना जीवन यापन कर पाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और देखते हैं। तो सिस्टमैटिक समझ में आ गया होगा, इसमें इवोल्यूशन और फिर क्या ध्यान रखना है, डाइवर्सिटी। यही रिलेशन को, इवोल्यूशन और डाइवर्सिटी के रिलेशन को क्या करता है, शो करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, डिफाइन स्पीसीज। स्पीसीज मतलब जाति के बारे में बात हो रहा है। अब चलते हैं, स्पीसीज इज ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स और कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। आप समझते हैं कि इंटरब्रीडिंग, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, मतलब समान जीवों का वह समूह जो आपस में प्रजनन कर सके, प्रजाति कहलाता है। याद रखिएगा हमेशा दो चीज, एक चीज स्पेसीमैन ई लिखा रहेगा तो इसका मतलब होता है नमूना, लेकिन लिखा रहेगा स्पेसीज, इसका मतलब होता है प्रजाति। हर जीव का अपना एक प्रजाति होता है। समान जीवों का वह समूह, जब समान जीव रहेगा और वो जब अपना प्रजनन करेगा, मतलब इंटरब्रीडिंग करेगा, प्रजनन करेगा, उसी को हम बोलते हैं स्पीसीज। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। जब एक समान स्पीसीज वाले जीव अपना क्या करता है, प्रजनन क्रिया करता है, उसी को हम बोलते हैं स्पीसीज। प्रजनन कर सके उसी को स्पीसीज, प्रजाति कहा जाता है। तो स्पीसीज, हर जीव का अपना अपना एक स्पीसीज होता है, तो इसीलिए ध्यान रखना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, डिफिनेशन क्लियर लिखा हुआ है,
जो समान जीवों का वह समूह जिसमें क्या होता है, आपस में प्रजनन कर सके, उसी को हम यानी स्पीसीज कहते हैं। हर जीव अपना एक स्पीसीज के अंदर होते हैं, स्पीसीज। तो यहाँ पे समान स्पीसीज के बारे में बात हो रही है, इसलिए स्पीसीज की बात आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और जानते हैं, जहां पर भी डाउट रहे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, व्हाट इज बाइनोमियल और नोमेनक्लेचर और सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स यूजिंग टू वर्ड्स जेनस एंड स्पीसीज। जीवों को दो नाम, वंश और प्रजाति देने की पद्धति को ही बाइनोमियल्स कहते हैं। बाइनोमियल्स मतलब देखिए, याद रखिएगा, मोनोमियल्स का मीन्स होता है एक पदी। बाइनोमियल्स मतलब होता है बाइनोमियल्स होता है मतलब होता है द्विपदी। याद रखिएगा, बाइनोमियल, इसको इरेज कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, 1 मिनट। देखिए, बाइनोमियल्स हो गया, और फिर होता है ट्रीनोमियल्स। जब ट्रीनोमियल्स होगा तो त्रिपदी हो जाएगा। इस तरह से फोरनोमियल्स, इस तरह से। तो मोनोमियल्स मतलब एक पदी, यहाँ पे है कि बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण होना, मतलब वंश और प्रजाति। यहाँ पे दो बात आती है, क्या, देखिए यहाँ पे दो बात आता है, जेनस और दूसरा है स्पीसीज। यानी कि जेनस और स्पीसीज। देखिए ध्यान रखिएगा हमेशा, बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर क्या है, देखिए जब क्या बोला है, जीवों को दो नाम, वंश और यानी जेनस और प्रजाति देने की पद्धति को ही, मतलब जब जीवों को दो मिलता है, एक जेन्स मिलता है, दूसरा स्पीसीज मिलता है, इसी पद्धति को बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर कहा जाता है। बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर के अंतर्गत जीवों को दो मिलता है पहचान, एक मिलता है जेनस का, दूसरा मिलता है किसका, स्पीसीज का। जीवों को दो नाम, प्रजाति देने की दो नाम दिया जाता है जीवों को, किसके द्वारा, बाइनोमियल्स नोमेनक्लेचर के द्वारा जीवों को दो पद्धति मिल जाता है, एक मिलता है नाम, दूसरा मिल जाता है प्रजाति। जेनस मतलब वंश मिल जाता है, और दूसरा मिल जाता है उसका जाति, किस जाति का है, प्रजाति, और जेन्स क्लियर हो जाता है, जेनस मतलब वंश। आई होप कि आप लोगों को पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। जहां भी डाउट होगा जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। आई होप कि मैं तो पूरा डिटेल में समझा दिया हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु प्रोपोजेड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सोचिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिए थे, याद रखिए, कैरोलस लीनियस ने दिए थे। किसने दिए थे, कैरोलस लीनियस ने दिए थे, याद रखिएगा, कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे। अब बाइनोमियल्स भी बोला जाएगा तो नेवर माइंड, दोनों सिमिलर है, सिर्फ यही कि बाइनोमियल्स रहेगा तो थोड़ा सा बहुवचन वर्ड आ जाता है, बाइनोमियल रहेगा दोनों का मतलब दो ही होता है, इतना ध्यान रखें। बाइनोमियल कभी अगर कोई पूछेंगे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिए, तो याद रखिए कैरोलस लीनियस ने दिए थे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन की तरफ जाना। राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, मतलब सोचिए, हम लिखना है, क्या लिखना है, मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या होता है, याद रखिएगा, मनुष्य का साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस होता है, होमोसेपियंस, याद रखिएगा, सेपियंस, होमोसेपियंस क्या होता है, होमोसेपियंस, याद रखिए। यानी जब भी अगर आपसे पूछेंगे कि मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, तो बोलिएगा होमोसेपियंस। इसको थोड़ा इरेज करके फिर से लिख देता हूं ताकि आप लोग ध्यान रखिए, याद रखिएगा, होमोसेपियंस, सेपियंस हो गया। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। मनुष्य का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ और जानते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है और हमें क्या सिखाएगा। आप देखिए, व्हाट इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है, ये केमिस्ट्री में भी नोमेनक्लेचर होता है, यानी एलिमेंट्स
एटम के नाम जब करण होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब के बारे में नामकरण जो हुआ, वहां पर भी ये नोमेनक्लेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। जहां पे IUPAC नाम के बारे में सुनेंगे, वहां पर भी नोमेनक्लेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। अब चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया नोमेनक्लेचर कहलाता है। जब भी अगर नोमेनक्लेचर की बात वर्ड आएगा तो ध्यान रखिएगा, नामकरण होना, किसी भी जीव की नामकरण की जो भी नाम जो मिलता है किसी भी जीव को, तो वो सिर्फ नोमेनक्लेचर के द्वारा ही मिलता है। इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है कि किसी जीवों को वैज्ञानिक जब भी नाम मिलेगा तो नोमेनक्लेचर के द्वारा मिलेगा। तो वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया को ही नोमेनक्लेचर है। तो जब भी कोई भी जीवों को अगर वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा नाम दिया जाएगा तो नोमेनक्लेचर के द्वारा ही संभव है। तो नोमेनक्लेचर वैज्ञानिक नाम, जिस मतलब जो भी जीव, आप एग्जांपल में कमेंट में लिख सकते हैं, उस सब का साइंटिफिक जो नेम होगा तो नोमेनक्लेचर के द्वारा ही दिया गया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप सभी को समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक हम कैसे समझेंगे कि आप समझे कि नहीं। अब बढ़ते हैं, राइट टू रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आप समझते हैं कि राइट टू, देखिए दो ऐसे रूल लिखिए जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, समझ रहे हैं ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करता हो। एक हो गया नेम्स आर इन लैटिन, और सेकंड हो गया जेनस नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। देखिए नोमेनक्लेचर, यानी याद रखिएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में बोला है दो। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी जीव को कौन से रूल यूज किए जाते हैं? पहला रूल यूज किए जाते हैं, लैटिन वर्ड में लिखे जाते हैं। दूसरा होता है जो कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जैसे में देखिए, नाम लैटिन भाषा में होते हैं और दूसरा वंश का नाम बड़े अक्षर से लिखा जाता है। मतलब किसी भी जीव का नाम फर्स्ट होगा कैपिटल लेटर और फिर क्या होगा, लैटिन भाषा में होगा। ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का अपना एक दो रूल है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इस रूल के द्वारा किसी भी जीव का नामकरण होता है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया हो। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कितने रूल है? तो दो रूल है। एक क्या है लैटिन, दूसरा क्या है जेनस के नाम स्टार्ट तो होगा लेकिन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज क्या क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण के बारे में बात किया जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है? अब जानते हैं वर्गीकरण क्या है। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज। आप समझते हैं सिमिलरिटीज क्या है? देखिए समानता के आधार पर जीवों को समूह में बांटना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है समझ में आ गया होगा। जब समानता के आधार पर जीवों को समूह में जब बांटा जाता है। जब भी याद रखिएगा क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट करता है ऑर्गेनिज्म ऑफ ग्रुप के आधार पे। जब समान जीव रहता है उसको ग्रुप के आधार पे जब हम बांट देते हैं उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा क्लासिफिकेशन के बारे में जब भी बात किया जाएगा तो याद रखिएगा समान जीवों को जब समूहों के आधार पे क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है, उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो समूहों के आधार पर जब भी बांटा जाएगा तो क्लासिफिकेशन कहेंगे। जब भी आपको कहीं पर भी कोई भी वर्ड में डाउट हो और डिफिनीशन में तो आप फौरन जाइए, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो ऑटोमेटिक क्लियर। ऐसे मैं पूरी तरह से क्लियर कर रहा हूं हर वर्ड को, हर क्वेश्चन को, तो आप लोग को समझ में आ गया। याद रखिएगा क्लासिफिकेशन एकदम सिंपल है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिर्फ अरेंजमेंट और ग्रुप बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। जब भी सिमिलरिटी दो जीवों के बीच में देखा जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ग्रुप बना के डिवाइड कर दिया जाएगा। समानता के आधार पे जीवों को क्या कर दिया जाता है, कुछ समूहों में बांट दिया जाता है, उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज क्लासिफिकेशन नेसेसरी। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है जानते हैं।
इट मैक्स स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इजी एंड सिस्टमैटिक। देखिए क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि वो क्या करता है कि हमें इजी और सिस्टमैटिक, मतलब हमें क्या करता है, स्टडी करने में आसान बना देता है। यह जीवों के स्टडी को सरल और व्यवस्थित बनाता है। मतलब क्या करता है क्लास, ये जो है ना क्लासिफिकेशन क्या करता है, जीवों के ऊपर स्टडी करना और उसको क्या करना, सिस्टमैटिक व्यवस्थित करना आसान हो जाता है। अगर हम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जीवों को नहीं रखेंगे तो जीवों पर स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाएगा, सिस्टमैटिक करना वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए अरिस्टोटल, याद रखिएगा बायोलॉजी के फादर अरिस्टोटल होते हैं। अरिस्टोटल के जो टीचर थे प्लेटो थे। अब समझिए यहां पे एक बात कि अगर मान लीजिए अरिस्टोटल और बहुत एक ऐसे आए साइंटिस्ट, कभी होगा तो इसके ऊपर एक क्लास लेंगे जिसमें हमने सभी साइंटिस्ट के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे और बताएंगे। अब समझिए अरिस्टोटल ने इस तरह से क्या किए, एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग से कैरोलस लिनियस ने, कोपलैंड ने, ये सभी साइंटिस्टों ने 5 टाइप्स ऑफ किंगडम बनाए। 5 टाइप्स ऑफ किंगडम इसलिए बनाए क्योंकि नहीं बनाते तो फिर कोपलैंड लोग, साइंटिस्ट लोग नहीं बनाते तो फिर क्या है, जीवों को आने वाला कल में जो फ्यूचर है वो समझने में टाइम लग जाता। इसलिए कोपलैंड ने 5 किंगडम बना दिए। मोनेडा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, एनिमलिया किंगडम, प्लांट किंगडम और फिर क्या, अब समझ सकते हैं। तो देखिए मोनेडा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, एनिमलिया किंगडम, प्लांट किंगडम और फंगी किंगडम, 5 किंगडम बनाए कोपलैंड। इस 5 किंगडम के द्वारा हम किसी भी प्रकार के जीवों के ऊपर स्टडी कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो याद रखिए मोनेडा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंगी किंगडम, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी था जीवों के लिए, जीवों को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए और साथ में क्या, तो उसको सिस्टमैटिक करने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जानते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज फ्लोरा। देखिए फ्लोरा जब भी बोला जाएगा तो याद रखिएगा पौधा को बोला जाता है, और जब भी अगर फौना बोला जाएगा, देखिए याद रखिएगा फ्लोरा का, बायोलॉजी में फ्लोरा का मतलब होता है पौधा। पौधा बोलिए या पादप बोलिए, ये दोनों सिमिलर वर्ड है। और फिर फौना, फौना बोलिएगा तो हो जाता है एनिमल, एनिमल बोलिए या प्लस में आप जंतु बोल सकते हैं, ये आ जाते हैं फौना। तो फ्लोरा और फौना जब भी वर्ड आएगा तो ध्यान रखिएगा, फ्लोरा मतलब पौधा, फौना मतलब एनिमल यानी जंतु। फ्लोरा रेफर्स टू प्लांट लाइफ ऑफ पार्टिकुलर, मतलब किसी क्षेत्र के पौधा को फ्लोरा, मतलब किसी भी क्षेत्र के पौधा को आप फ्लोरा कह सकते हैं। तो प्लांट को आप फ्लोरा भी बोल सकते हैं। तो बायोलॉजी में प्लांट को फ्लोरा ही बोला जाता है। तो फ्लोरा रेफर्स टू प्लांट लाइफ ऑफ पार्टिकुलर, मतलब किसी भी क्षेत्र के जो प्लांट रहेगा उसको आप फ्लोरा कह सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शायद फौना होगा तो उसके तरफ जानते कि फौना क्या बोल रहा है। अब देखिए व्हाट इज फौना। अब फौना रेफर्स टू एनिमल लाइफ ऑफ पार्टिकुलर एरिया, किसी क्षेत्र के पशुओं को फौना कह सकते हैं। तो जब भी अगर एनिमल रहेगा तो याद रखिएगा, एनिमल रहेगा तो आप फौना बोल सकते हैं। अब फौना, एनिमल मतलब फौने नहीं, एनिमल मतलब आप कोई जीव भी ले सकते हैं, मतलब इंसान को, मतलब एनिमल से रिलेटेड जो भी रहेगा उसको फौना बोल सकते हैं। मतलब जंतु से रिलेटेड सबको फौना बोल सकते हैं, किसी क्षेत्र के पशुओं को फौना कह सकते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा फौना और फ्लोरा में कोई डिफरेंट नहीं, सिर्फ फ्लोरा प्लांट के लिए, फौना एनिमल के लिए, जंतु के लिए होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज टैक्सोन, मतलब टैक्सोन, एनी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड और टैक्सोन, वर्गीकरण की प्रत्येक इकाई को टैक्सोन कहा जाता है। समझिए क्या, समझ रहे हैं बात, एनी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड अ टैक्सोन, मतलब वर्गीकरण की प्रत्येक इकाई, मतलब क्लासिफिकेशन के प्रत्येक यूनिट को टैक्सोन कहा जाता है। तो क्लासिफिकेशन और टैक्सोन में सिमिलर का डिफरेंट है, याद रखिएगा, सिमिलरली मतलब समथिंग डिफरेंट है। एनी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन के सभी, मतलब कोई भी यूनिट को टैक्सोन कहा जा सकता है, टैक्सोन कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफिकेशन इज रिकॉग्नाइजिंग एंड असाइनिंग ऑर्गेनिज्म टू नोन टेक्सा, मतलब समझ रहे हैं ना, बोल रहा है कि आइडेंटिफिकेशन क्या है,
आप समझते हैं आइडेंटिफिकेशन क्या है? देखिए, जीवों की पहचान कर उन्हें सही वर्गों में रखना आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। तो यहां बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन इज अ रिकॉग्नाइजिंग मतलब पहचानना, एंड असाइनिंग मतलब उसको हम क्या करते हैं, पहचान करके, और क्या करते हैं, उन्हें सही वर्ग में, फिर क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को जान जाते हैं अच्छा से, और सही वर्ग में जान के सही वर्ग में फिर उसको रख देते हैं, उसी को हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो याद रखिएगा, जीवों की पहचान कर उन्हें सही वर्ग में रखना क्या कहलाता है, आइडेंटिफिकेशन कहलाता है। इसलिए आइडेंटिफिकेशन इज रिकॉग्नाइजिंग एंड असाइनिंग और ऑर्गेनिज्म टू नोन टेक्स, तो इसलिए टेक्स, तो याद रखिएगा टेक्स। जब हम आइडेंटिफिकेशन इसीलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी जीव को पहचान सके और फिर उसके वर्ग में रख दे। तो ए साइनिंग मतलब ध्यान रखिएगा, और साथ में क्या, रिकॉग्नाइजिंग मतलब पहचान करना। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं 80 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, इट इज कैटेलॉजी, मतलब कैटेलॉजी के बारे में जानते हैं, कैटेलॉजी के बारे में, कैटेलोइंग मतलब कैटेलोइंग के बारे में, कैटेलॉजी बोलिए या कैटेलोइंग बोलिए, मतलब कैटेलॉजी बोल सकते हैं। आप समझते हैं कि कैटेलॉजी क्या होता है? ये समझने के लिए सबसे पहले आपको मेटाबॉलिज्म समझना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म, देखिए मेटाबॉलिज्म हो गया, और फिर होता है एनाबोलिज्म होता है। एनाबोलिज्म के बाद आपको समझना पड़ेगा केटाबोलिज्म। आप केटाबोलिज्म हो गया, या ये कैटेलोइंग जो है ना, इस कैटेलोइंग की आप कैटेगरी भी बोल सकते हैं। कैटेगरी को ही कैटेलोइंग बोला गया है, तो कैटेगरी को ही कैटेलोइंग बोला गया। समझते हैं, प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ देयर डिस्क्रिप्शंस, मतलब जीवों की सूची बनाकर सूचीकरण करना, मतलब समझ रहे हैं ना, कैटेलोइंग करना। कोई भी जीवों को जब हम समूह मतलब सूची बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, मतलब एक कैटेगरी में डाल देंगे, उसी को हम कहते हैं क्या चीज, कैटेलोइंग कहते हैं। तो यहाँ मेटाबॉलिज्म, एनाबोलिज्म और कैटेबोलिज्म जो है, ये तब समझ में आएगा जब आपको लिविंग के बारे में बताएंगे। तो लिविंग पर आता है, तो इसलिए कैटेगरी और कैटेलोइंग, इसलिए ध्यान रखिए कैटेगरी मतलब कैटेगरी के बारे में बात हो रहा है, तो याद रखिए कैटेगरी के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म के बारे में बात नहीं होगा। जब लिविंग के बात आएगा और नॉन लिविंग के बात आएगा, तो अब बात हम करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, तब हम बात करेंगे किसके, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बारे में। लेकिन यहाँ पे नॉन लिविंग नहीं है, कैटेगरी के बारे में बात हो रहा था, इसलिए कैटेगरी के बारे में डिस्क्रिप्शन कैटेगरी के बारे में देना था। तो देख, तो जीवों की सूची बनाना है, उसी को हम कैटेगरी कहेंगे और कैटेलोइंग कहेंगे। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा एक सिंपल वर्ड के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। अगर आप लोग को लिखना है, समझना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रिपेयरिंग किया जाता है जब किसी भी जीवों को, तो उसी को कैटेगरी में डाला जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICBN। समझिए ICBN क्या है, ये जीव को, उस जीव को रखा जाता है जो जीव कभी शायद, तो देखिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब अंतरराष्ट्रीय वनस्पति नामाकरण, मतलब अंतरराष्ट्रीय के अकॉर्डिंग से भी नामाकरण किया जाता है। तो ये सब क्या, इसमें किस में किया जाता है, तो याद रखिए इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल मतलब बोटनी मतलब प्लांट मतलब वनस्पति क्षेत्र के बारे में बोल रहा है। नोमेनक्लेचर अंतरराष्ट्रीय वनस्पति नामकरण, किसी भी मतलब यानी प्लांट से रिलेटेड को अगर जब भी अगर नामकरण किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जब किया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं ICBN, मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जब नामकरण होता है किसी भी, तो वनस्पति नामकरण। जब भी कोई प्लांट का अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे अगर नामकरण हो रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब यानी तो IC का। इसके मतलब इतना समझे कि ICBN का फुल फॉर्म पूछेगा तो याद देना है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल क्या नोमेनक्लेचर, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल और कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN का फुल फॉर्म कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय वन का नामकरण का संहिता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICZN। ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब इसमें होता है कि प्राणियों का नामकरण होता है।
अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पढ़े। जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, जब इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जब होगा, इंटरनेशनल लेवल पर जब होगा नामाकरण, नामाकरण मतलब नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर होगा नोमेनक्लेचर, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब नोमेनक्लेचर होगा तो उसको हम कहेंगे ICZN और IB और क्या था ICBN। तो आई जब भी आएगा आई इंटरनेशनल कोड ICBN के बारे में बात होगा तो ICBN प्लांट में होता है और ICZN किस में होगा, जंतु में होगा। तो याद रखिएगा जब भी IC और ICZN के बारे में बात होगा तो याद रखिएगा ई एनिमल के ऊपर होगा, यानी जंतु के ऊपर होगा। इस इतना बात ध्यान रखिएगा, जंतु के ऊपर में होगा, इसलिए ध्यान रखना है। जंतु के ऊपर में जब भी होगा तो ICZN और प्लांट के ऊपर में होगा ICBN। फुल फॉर्म अक्सर पूछेगा तो फुल फॉर्म क्लियर करना है। फुल फॉर्म बोलेगा तो ICBN के द्वारा किसका, तो याद रखिएगा प्लांट का। ICZN के द्वारा किसका, तो याद रखिएगा एनिमल का, यानी जंतु का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ताकि जब दूसरे भी कंट्री में अगर जाएगा तो हम पहचान सकेंगे, दूसरे कंट्री का भी आएगा तो हम पहचान पाएंगे। तो इंटरनेशनल, जैसे इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो हम कहीं भी रहेंगे तो इंग्लिश के द्वारा हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, पहचान पाएंगे, मतलब एक दूसरे से हम कन्वर्सेशन करने में कंफर्टेबल रहेंगे, समझ पाएंगे। और हम अगर लैंग्वेज मान लीजिए अगर नहीं रहेगा तो बंगाली में कोई बोलेगा, मराठी में बोलेगा, समझ में कुछ आएगा नहीं आएगा। तो इंटरनेशनल जरूरी है। तो सभी जीव का इंटरनेशनल नाम बहुत जरूरी है, तभी हम दूसरे कंट्री में जाने के बाद भी हम उस जीव को पहचान पाएंगे आसानी से, जान पाएंगे आसानी से, तो स्टडी कर पाएंगे आसानी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप देखिए डिफाइन ग्रोथ, मतलब ग्रोथ मतलब कोई भी, मतलब जैसे ग्रोथ मतलब होता है बढ़ना। जैसे आप में क्या होता है, एक तरह से शारीरिक गति कैसा है, ग्रोथ होते हैं कि नहीं। ग्रोथ मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे प्लांट का ग्रोथ होना, इन मतलब बॉर्नवीटा किस लिए पिया जाता है, ग्रोथ के लिए, कि शरीर लेवल पे कैसा ग्रोथ। इंक्रीज इन मास ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ग्रोथ। द्रव्यमान या कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि को ही ग्रोथ कहा जाता है। जब आपके शरीर में वेट, आपका जो वेट होता है वो जब बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिक समझिए ग्रोथ। और दूसरा क्या, जब सेल में, सेल के नंबर जब बढ़ने लगता है बॉडी में तो समझिए ग्रोथ हो रहा है। तो दो लेवल पे ग्रोथ बोला गया है, एक क्या द्रव्यमान, तो जब वेट बढ़े, आपका मास बढ़े तो ऑटोमेटिक ग्रोथ हो रहा है, और जब आपके बॉडी के सेल के नंबर में डेवलपिंग हो तो समझिए ग्रोथ हो रहा है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग को जहां समझ में आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर हम हमेशा ऐसे एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो और जानेंगे डीप और डिटेल में। ऐसे हम हर क्लास में डीप और डिटेल में तो रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अगर डाउट हो तो अपना आप क्या, अपना जो भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, बता सकते हैं। आपका कमेंट को जल्दी क्या किया जाएगा, रिएक्ट किया जाएगा। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, आप समझते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद। देखिए मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए ऐसे समझिए, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेकंड हो गया एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और फिर हो गया तीसरा हो गया केटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म। याद रखिएगा, एक चीज और बता देता हूं, जब भी अगर बोलेगा मेटाबॉलिज्म क्या है तो याद रखिएगा क्या होता है। देखिए भोजन हुआ, भोजन हुआ और फिर क्या हो गया, सॉरी ऊर्जा मान लीजिए, ऊर्जा हुआ और फिर क्या होगा, ऊर्जा हुआ शरीर में, शरीर का कार्य ये हुआ तो इक्वल टू क्या हो जाएगा जानते हैं, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो ऐसे समझा देता हूं। देखिए भोजन और ऊर्जा और शरीर का कार्य इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। अब यहां पे ये समझना है कि देखिए हमारे शरीर में भोजन, ऊर्जा, शरीर में जो भी कार्य होता है सब मेटाबॉलिज्म के कारण ये सब होता है। हमारे बॉडी में जो भी रासायनिक जो भी कार्य होता है रासायनिक के द्वारा, रासायनिक कार्य मेटाबॉलिज्म के द्वारा ही क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। मेटाबॉलिज्म के द्वारा ही संभव है रासायनिक जो भी क्रिया होता है। अब आते हैं एनाबॉलिज्म के बारे में। एनाबॉलिज्म क्या करते हैं, छोटे छोटे जब अणु मिलकर जब बड़ा अणु बना लेता है उसी को एनाबॉलिज्म कहते हैं। अब आते हैं केटाबॉलिज्म क्या है, तो केटाबॉलिज्म को समझने के लिए याद रखिएगा,
मतलब बड़े बड़े अणु अणु टूटकर, बड़े बड़े अणु टूटकर क्या होता है, छोटा अणु अणु बन जाता है, बन जाता है। जब छोटा अणु बन जाएगा उसी को हम कहेंगे केटाबोलिज्म कहेंगे। तो केटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म समझ में आ गया होगा। हम आप एक बात और बता देते हैं, मेटाबोलिज्म के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं ये बता देते हैं, उसके बाद आपको और मजा आएगा। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हमने मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड थोड़ा रोग बता देते हैं। कौन सा रोग, देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म जब भी अगर ये होगा, हाइपोथायरॉयड सुने होंगे तो याद रखिएगा मेटाबॉलिज्म जो है ना धीमी गति में कार्य करता है, इसीलिए हो जाता है। जब धीमी हो जाएगा मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में तो हाइपोथायरॉयडिज्म टाइप का बीमारी हो जाएगा। दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। ये होता है जब हमारे बॉडी में तेजी से मेटाबॉलिज्म होने लगेंगे, मतलब मेटाबॉलिज्म तेजी से कार्य करने लगेगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म बीमारी हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना है, क्या चीज, डायबिटीज। हमारे बॉडी में जब डायबिटीज होने लगता है तो याद रखिएगा कि ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज यानी ग्लूकोज, उसमें समझिए मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म उसमें क्या कर रहा है, मेटाबॉलिज्म में समस्या आ गया है। ग्लूकोज सही से जब मेटाबॉलिज्म में जब समस्या आ जाएगा तो ग्लूकोज ऑटोमेटिक डिसमिस होगा, तो ऑटोमेटिक डायबिटीज बीमारी हो सकता है। तो मेटाबॉलिज्म के प्रॉब्लम के ही कारण ग्लूकोज में डिसमिस होना और डायबिटीज हो जाता है, डिजीज। यानी डायबिटीज जिस मतलब पर्सन को है, जिस व्यक्ति के डायबिटीज बीमारी है, तो याद रखिए मेटाबॉलिज्म के ही फॉल्टेड के कारण हो जाता है। तो ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ गए ना, यहाँ पे भोजन शरीर में कार्य। एनाबॉलिज्म मतलब होता है छोटे छोटे अणु टूटकर बड़ा अणु बन जाता है। केटाबॉलिज्म मतलब बड़े बड़े अणु टूटकर छोटे अणु में कन्वर्ट हो जाता है। बीमारी के बारे में जब भी बात किया जाएगा मेटाबॉलिज्म से, तो हाइपरथायरॉइड्स और हाइपरथायरॉयडिज्म, और दोनों में डिज्म है। तो धीमी गति से जब मेटाबॉलिज्म रहेगा तो हाइपोथायरॉयड, और हाइपरथायरॉयड मतलब तेजी से मेटाबॉलिज्म। डायबिटीज रहेगा तो याद रखिए मेटाबॉलिज्म के ही डिफॉल्ट के कारण। अब चलते हैं व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाओं का योग चयापचय कहलाता, मतलब मेटाबॉलिज्म कहलाता। आई होप कि आप लोगों को एकदम आसान में समझ में आ गया हो। प्यार से आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए कहाँ पे क्या डाउट है। मेटाबॉलिज्म मतलब समझ रहे, बॉडी में जितना भी, अगर हमारे बॉडी में जितना भी हो रहा है रासायनिक क्रिया, वो सबको मेटाबॉलिज्म के द्वारा ही उस क्रिया को संपन्न किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फ्यूचर। क्या बोला जा रहा है, समझ रहे हैं ना, यानी रिप्रोडक्शन क्या क्यों नहीं डिफाइन कर रहा है फ्यूचर को। चलते हैं फीचर के बारे में, फ्यूचर नहीं फीचर के बारे में। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस बट आर स्टिल लिविंग, मतलब बोला है कुछ ऐसे जीव हैं जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है लेकिन वो फिर भी कैसे है, मतलब ये क्या जगत में कैसे पाए जाते हैं। कुछ सजीव प्रजनन नहीं करते हैं फिर भी जीवित कैसे है, मतलब वो जीवित कैसे है, प्रजनन वो नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी वो जगत में जीवित कैसे पाए जाते। तो इसी के बारे में बोला है, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, मतलब सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस बट आर स्टिल लिविंग। अगर रिप्रोड्यूस भी नहीं करता है फिर भी वो स्टिल लिविंग है, फिर भी वो है। कैसे, इसके बारे में। तो कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो होते हैं, जैसे में क्लेमाइडोमोनास, इस तरह के कुछ ऐसे हैं जो मतलब रिप्रोड्यूस तो नहीं करता है लेकिन वो फिर भी पाए जाते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास इस तरह के आपको, तो कुछ सजीव प्रजनन नहीं करने के बाद भी वो पाए जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। देखिए, व्हाट इज कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस मतलब समझ रहे हैं ना, ये लिविंग में पाया जाता है कॉन्सियसनेस। तो इसलिए एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई मतलब स्टिमुलेट भी बोल सकते हैं, स्टिमुलाई। देखिए, यानी उत्तेजन, मतलब उद्दीपन को उत्तेजन भी बोल सकते हैं। उत्तेजन के प्रति प्रतिक्रिया की क्षमता कॉन्सियसनेस कहलाता है। मतलब हमारे बॉडी में अगर उत्तेजना आ रहा है तो समझिए कॉन्सियसनेस, हम अपने आप को एक
कॉन्शियसनेस है, एक्टिव है, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो कॉन्शियसनेस। तो जब भी बोलेगा व्हाट इज कॉन्शियस, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू एस्टिमुलाई, मतलब जब भी उत्तेजना के प्रति, जब भी हमारा कोई प्रतिक्रिया मतलब अपना एक्शन रिएक्शन करने लगे, तो उसी को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जब भी अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरह की अगर रिस्पॉन्स एक्शन जब हम लेते हैं, रिएक्ट करते हैं, उस एक्शन जब होता है, जब हम उसको रिएक्ट करते हैं, तो समझिए कॉन्शियसनेस है। आप सब कुछ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 25 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज एस्टिमुलाइस, मतलब एस्टिमुलस, आप समझते हैं एस्टिमुलस के बारे में। आप देखिए एस्टिमुलाई था, एस्टिमुलस के बारे में, एनी चेंज इन इन्वायरमेंट दैट कॉजेज रिस्पॉन्स, मतलब पर्यावरण में होने वाला परिवर्तन जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, क्या कहलाता है? एस्टिमुलस कहलाता है। मतलब पर्यावरण में जो भी परिवर्तन होता है वो एक उत्तेजना उत्पन्न करे, जैसे में गर्मी, ठंडा, ये सब एक पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को एस्टिमुलस इसको कहते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जब भी परिवर्तन पर्यावरण में जिस तरह परिवर्तन की क्रिया उत्पन्न होगा, तो समझ जाइए ऑटोमेटिक ये सब की जब तक पर्यावरण में इन्वायरमेंट में प्रतिक्रिया मतलब परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कोई प्रतिक्रिया हो भी नहीं सकता है। परिवर्तन वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, जानते हैं 26 क्वेश्चन को। आप देखिए, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी बोला है कि ऐसे दो कैरेक्टर, मतलब ऐसे दो कैरेक्टर एग्जांपल दीजिए जिससे ये क्लियर हो जाए कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो याद रखिएगा, पहला होता है ग्रोथ। ग्रोथ अगर किसी जीव में हो रहा है तो समझिए क्या कि वो जीव लिविंग है। और सेकंड होता है मेटाबॉलिज्म। अगर किसी जीव में दो चीज हो रहा है, एक ग्रोथ हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो समझिए वो जीव लिविंग है, नॉन लिविंग नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान था। व्हाट इज अ म्यूजियम, आप समझते हैं म्यूजियम क्या हो रहा है? प्लेस वेयर प्रिसर्वेड स्पेसिमेंस आर कीप्ड, मतलब स्पेसिमेंस मतलब समझ रहे हैं नमूना याद रखिए। प्रिसर्वेड मतलब उसको संरक्षित करना, संरक्षित नमूनों को रखने वाला स्थान म्यूजियम कहलाता है। याद रखिएगा, म्यूजियम उसी के कहेंगे जहां हमारा कोई सामान वर्षों से संरक्षित है, जैसे में बाघ को रखना चिड़ियाघर में, जैसे में गिद्ध को रखना, जैसे में चीता को रखना। आप समझ सकते हैं चिड़ियाघर एक म्यूजियम है जहां हम कोई भी वंश के जीव को सुरक्षित वहां हम रखते हैं ध्यान से, उसी को हम कहते हैं म्यूजियम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन तब जान, एक चीज और ध्यान रखना है, वो एनिमल की तरह है। अब यहाँ है क्या है कि म्यूजियम मतलब याद रखना है संरक्षित नमूनों को रखना, मतलब संग्रहालय। मतलब म्यूजियम मतलब एक चीज और है कि जैसे हमारा कोई टूल्स है, कोई जैसे हमारा मतलब मान लीजिए कोई हथियार है, राजा महाराजा के द्वारा कोई भी ऐसा था जिसे हम जहाँ रखा गया, वो भी एक म्यूजियम है। याद रखिएगा, संग्रहालय मतलब समझे, म्यूजियम मतलब कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बोल रहा है, चिड़ियाघर से रिलेटेड मतलब एनिमल हो गया, तो एनिमल पार्क हो गया। तो याद रखना है कि म्यूजियम मतलब वो टूल्स जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो और उसको हम संरक्षित रखते हैं। जैसे कोई साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च किया गया हो, वो कॉपी म्यूजियम में आपको मिल जाएगा, हार्ड कॉपी हो या जो भी हो म्यूजियम में मिल जाएगा। तो कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको म्यूजियम में मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और म्यूजियम क्या करता है, वो साइंस से रिलेटेड हो जो भी है, वो म्यूजियम हमारा एक तरह से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। व्हाट इज, जैसे कोई साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो उसके द्वारा जो भी अगर दिया गया, अगर थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल जो भी, उसको म्यूजियम के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। व्हाट इज हर्बेरियम, मतलब हर्बेरियम के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट इज हर्बेरियम क्या, अ स्टोर हाउस ऑफ प्रिसर्वेड क्या प्लांट स्पेसिमेंस, मतलब समझिए स्पेसिमेंस मतलब संरक्षित पौधों का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। देखिए हर्बेरियम मतलब समझ रहे ना, हर्बेरियम याद रखिएगा। हर्बेरियम किसे कहते हैं, जब भी अगर बोला जाएगा हर्बेरियम बोलिए या हर्बेरियम बोलिए, तो हर्बेरियम बोला जाएगा तो ध्यान रखिएगा एक ऐसा स्टोर जहां पे पौधा से रिलेटेड जो भी अगर रिसर्च किया गया उसको संभाल के रखा जाता है, संग्रह करके, मतलब एक साथ रखा जाता है संरक्षित पौधों का संग्रह को, यानी जो पौधा को हम संरक्षित मतलब जो पौधा को सुरक्षा पहुंचा के और एक संग्रह में रखते हैं, उसी को बोलते हैं हर्बेम बोलते हैं, यानी कि हर्बेरियम बोल सकते हैं या हर्बेम बोल सकते हैं। तो अ स्टोर एक ऐसा स्टोर हाउस जिसमें स्पेसिमेंस मतलब प्लांट के स्पेसिमेंस को, मतलब कोई ऐसे प्लांट के नमूना को, एक पौधा के
पौधा के नमूना को एक संग्रह में रख देते हैं और सुरक्षित रखते हैं, उसी को हर्बेरियम कहते हैं या हर्बेम कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 क्वेश्चन की तरफ। अब जानते हैं व्हाट इज बोटेनिकल गार्डन क्या है? और गार्डन वेयर लिविंग प्लांट्स आर ग्रोथ फॉर स्टडी, मतलब स्टडी हेतु पौधों को उगाने का स्थान, यानी क्या कहलाता है? बोटेनिकल गार्डन कहलाता है। बोटेनिकल गार्डन किसे कहते हैं? याद रखिएगा, जहां पे हम स्टडी के लिए जब प्लांट को उगाते हैं उसी को हम कहते हैं बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। ये बात ध्यान रखना है। बोटेनिकल गार्डन मतलब थियोफ्राइटस, जब बोटनी के फादर बोला जाएगा तो थियोफ्राइटस आएंगे, और जब जंतु के फादर बोला जाएगा तो याद रखिएगा कौन आएंगे? जूलॉजी के अरिस्टोटल आएंगे। थियोफ्राइटस अरिस्टोटल को हमेशा याद रखना है। बोटेनिकल गार्डन के बारे में बात होगी तो याद रखिएगा, जब अगर स्टडी के लिए पौधे उगाए जाते हैं तो बोटेनिकल गार्डन ही कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए व्हाट इज जूलॉजिकल पार्क। आप समझते हैं ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर कीप्ड इन नेचुरल कंडीशंस, वह स्थान जहां जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में रखा जाता है। प्राणी मतलब जूलॉजिकल पार्क उसे ही कहेंगे जहां पे कोई भी एनिमल को एक प्राकृतिक स्टाइल में रखा जाता है। जैसे चिड़ियाघर होगा, और जैसे चिड़ियाघर और या बनताड़ा अभी जो स्टार्टिंग में ओपन हुआ है बनताड़ा करके, तो वहां भी क्या है? नेचर के तरह जीवों को सुरक्षित रखा जाएगा। सुरक्षित बोलिए, संरक्षण बोलिए, इसको रखा जाएगा, जीवों को रखा जाएगा नेचुरल स्टाइल में। एलिफेंट को, लाइन को, टाइगर को या क्रोकोडिल्स को, या जो भी ले लीजिए आप, जो भी छोटा से बड़ा तक जीव, उस सब को जब हम सुरक्षित नेचुरल स्टाइल में रखते हैं तो हम उसको जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। तो आई होप कि आप सभी को 30 क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वहां पे फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। और आप लोग को जो भी जहां भी डाउट हो कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसा लगा आज का क्लास, अपना जरूर ओपिनियन देते जाइएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग को थैंक्स।